मैं 20-20 मिनट का 3 सेक्शन करना चाह रहा था। अगला 1947 के बाद का है। तो हम ये देख रहे हैं वकार भाई कि ये कहा भी जाता है कि 47 तक तो ठीक है, जो थे वो सब चले गए। अब तो यहाँ सारे मुसलमान जो है वो बेहाल हो गए, उनका कोई देखने वाला नहीं था। तो ठीक है, तो वो तो कांग्रेस ही हो गए, वो तो सेकुलर पार्टियों को, या कि अगर मैं उनकी भाषा में बोलूं तो जो हिंदू लोग हैं उन्हीं को वोट कर रहे थे और हिंदू पार्टियों को वोट कर रहे हैं। हम तो आज तक उन्हीं के जो है गुलाम नौकर बने हुए। हम ये फिक्रा बुलाया था कि पोलियो में कांग्रेस ने पोलियो जो पिलाई है उसी में अपनी वफादारी पिला दी। कोई भी उसके खिलाफ नहीं गया, सब कांग्रेसी रहे। और अपनी हमने कभी क्यादत की बात कहाँ की? वो तो क्यादत का एक दौर था, एक पागलपन था, वो चलो 1947 तक खत्म हो गया। 47 के बाद तो अब तुम आ जाओ कि अब तो जो है मुस्लिम जो थे, मुस्लिम वोट बैंक जिसको बोल रहे हैं, वो सेकुलर हो गया, वो सेकुलर पार्टी को दे रहा था। इस पे वकार भाई मैं आपको सोलो कर रहा हूँ। देखिए, जैसे अभी एक नेटिव मीडिया पे एक चैनल है, आप जानते हो नेटिव मीडिया, उस हाँ, पे एक पाकिस्तान सवाल, का। हाँ पाकिस्तान से में एक सवाल था कि आजादी के पहले कौन कौन सी मुस्लिम जमातें थी, कौन कौन सी जमातें थी जो मुसलमानों के लिए लड़ रही थी। तो मुस्लिम लीग के अलावा कोई और पार्टी का नाम कोई बता नहीं पाया। इसी तरह से आजादी के बाद लोगों के पास सिर्फ कांग्रेस याद है, और कभी कभी भाजपा या उस जमाने में जनसंघ होती थी उसका नाम याद है। लोगों को लगता है कि इन्हीं दोनों के बीच में इलेक्शन होते थे। तो 1947 से 52 के बीच में जवाहरलाल नेहरू साहब जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसमें मुसलमानों की या किसी की कोई मदद नहीं थी। वो अंग्रेजों ने डायरेक्ट उनको गद्दी सौंप दिया था। 52 में जब पहला इलेक्शन होता है तो मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया, इसकी कोई गारंटी किसी के पास नहीं है। उस वक्त 3-4 पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टियां और दूसरी समाजवादी टाइप की पार्टियां लड़ रही थी। तो इनके अच्छे खासे वोट कम्युनिस्टों के साथ जाते थे। हमें बचपन में याद है कि जितने पढ़े लिखे मुसलमान थे वो दो तरफ थे, या तो जमात इस्लामी की तरफ होते थे या कम्युनिस्ट वो होते थे। तो ये कांग्रेसी नहीं हो पाए, ये झूठ बोलते हैं। और लोग उस झूठ में मदद करते हैं इनकी कि 1952 में इन्होंने कांग्रेस को वोट किया। ऐसा नहीं है, इन्होंने अलग अलग पार्टियों को वोट किया, कांग्रेस को वोट नहीं किया इन्होंने ढंग से। एक चीज। दूसरी चीज, जमात इस्लामी ने साफ साफ कहा था कि ये तागूत है, ये वो डेमोक्रेसी और को मानते ही नहीं। जो अल्लामा इकबाल का था, जमहूरियत एक तर्द हुकूमत है जिसमें बंदों की गिना करते हैं, तौला नहीं करते। वो उसके जी तर्ज जी पे इन्होंने कभी वोट, मैं तो समझता हूँ कि वोट भी नहीं देते थे। जब हमारे चांद पट्टी में जब मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ने गए हैं पहली बार, वो चांद पट्टी उनके में आया है, मऊ हल्के में आया है, तो पहली बार कुछ लोगों ने वोट दिया है। उसके पहले चांद पट्टी वाले, वो गढ़ था वो जमात इस्लामी वालों का, वोट नहीं करते थे वो लोग। आज भी बहुत लोग फेसबुक में मिल जाते हैं जो खुलेआम लिखते हैं कि डेमोक्रेसी हराम है, खिलाफत मेन है। और आप जी। इस इस पे भी बात कर लिया जाए। मदूदी साहब जो जमात इस्लामी के फाउंडर थे, उनका मानना ये था कि एक पैन इस्लामिक चीजें होनी चाहिए, है ना। जो कौम कौम वाली बात हमसे मिस हो गई, इस पे लेके आएंगे बात को, कि वो ये कह रहे थे कि कोई एक नेशन होना ही नहीं चाहिए, नेशन स्टेट होना ही नहीं चाहिए। पूरे अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का कानून, यही उनका कंसेप्ट था। इसीलिए वो जिन्ना के विरोधी थे। उनकी तारीफ की जाती है कि जिन्ना का विरोध किया, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि जिन्ना का विरोध करने का उनका जो कारण ये था कि वो तो पूरी दुनिया पर ही जो है इस्लामी हुकूमत लाना चाह रहे थे। इसलिए वो जिन्ना का विरोध कर, जिन्ना कह रहे तुम तो जो इस्लाम को एक नेशन स्टेट में लाकर सीमित कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके की बात थी जमात इस्लामी की। और उन्हीं की आइडियाज को जो मानते, आप देखिए जमात इस्लामी कश्मीर और जमात इस्लामी बांग्लादेश, जमात इस्लामी पाकिस्तान, ये इनका जो तर्ज अमल है वो आज भी इसी टाइप का है। जो जमात इस्लामी इंडिया है, जो कि वो भारत में है, उसको भारत के कानून के हिसाब से चलना है, तो वो आपको लोकतांत्रिक दिख जाएगी, सेकुलर दिख जाएगी, इस तरीके की चीजें दिख जाएगी उसके साथ। लेकिन इनका असली रूप देखना है तो आप वहां उन देशों में देखिए जहां पे मुस्लिम जो है बाहुल्य देश है। जी फकर भाई। नहीं नहीं नहीं, ये पाकिस्तान में तो डेमोक्रेटिक दिखती है, पाकिस्तान में चुनाव लड़ती है। और भारत में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अलावा एक उनके साहब हैं जिन्होंने बना लिया है। बाकी जमात इस्लामी जो है डेमोक्रेसी में किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। हमारी सबसे बड़ी जमात जो कही जाती है तबलीगी जमात, उसको इस इलेक्शन पॉलिटिक्स में किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं है।
जमातुल उलमा हिंद, वो बाहर से भले खेलते हो, उनको भी इस पॉलिटिक्स में डायरेक्ट कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब ये माना जाए कि इनको डेमोक्रेसी में अभी भी वो इंटरेस्ट नहीं है, बैठ के इंतजार कर रहे होंगे। तो अच्छा, ये कहना कि जी जी, मैं इस पर जोड़ दूं, ये इश्तियाक अहमद साहब का वीडियो आप मिल जाए, पाकिस्तान के मूल के हैं वो, इस वक्त स्वीडिश पॉलिटिकल साइंस साइंटिस्ट है। तो इनके वीडियो आप देखिए, वो इन सब को धीरे धीरे करके समझा रहे हैं कि कैसे कौन सी जमात जो थी वो किस तरह का विचार रखती। जी वकार भाई, मैं अच्छा बीच में आपको रोक रहा हूँ, अब माफी चाहूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है ना कि थोड़ा जोड़ते जोड़ते चला जाए। नहीं नहीं नहीं, आप हर बार रोकें, हर बार टोकें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें अपने लोगों तक सही बात पहुंचानी है। तो बिना इस तरह के डिस्कस किए हुए सही बातें नहीं पहुंच सकती, क्योंकि हम वो बातें, आशीष तोमर जी से एक दिन बात हो रही थी, उन्होंने कहा आप जितनी बातें कहते हैं वो परसेप्शन से बाहर होती हैं। तो मैं कभी, यही तो हमारी क्वालिटी कह सकते हैं कि हम लोग उस पर जो परसेप्शन है देश का, जिससे हम कांग्रेस के साथ जिए मरे, हम कहते हैं मुसलमान कांग्रेस पर कभी पसमानदा तो गया कांग्रेस का, लेकिन सबड़ मुसलमान कांग्रेसी कभी नहीं था। ये कांग्रेस से चुनाव लड़ता था, चुनाव जीतता भी था, लेकिन आपने कभी भी इसको देखा चंदा करते हुए कांग्रेस के लिए चंदा कर रहा हो? कुछ लोगों छोड़ दीजिए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, सब लोग उनको जानते हैं, जिनको कुछ लोग रहे होंगे सेकुलर और डेमोक्रेटिक, लेकिन आम मुसलमान जिस तरह अवेसी के लिए चंदा हो रहा है, क्या कभी कांग्रेस पार्टी के लिए चंदा हुआ? क्या कांग्रेस पार्टी के लिए कभी मुसलमानों ने भीड़ जुटाई? नहीं। इस पे आएंगे वकार भाई, पहले 1947 से 1990 तक पे आ जाते हैं। मैं वही कहने जा रहा था कि ये जो है अलग अलग पार्टियों को वोट करते रहे अपनी सुविधा अनुसार। इन्होंने एक लफ्ज निकाला, टैक्टिकल वोटिंग, मतलब किसी के साथ शादी नहीं, जहां चाहो पैसा कमाओ, टैक्टिकल वोटिंग। कहीं ममता को जीतना है, कहीं किसे जीतना है, उसी टैक्टिकल वोटिंग पहले कराते रहिए। 1967 तक आते आते वो सनक जो है फिर चढ़ी। अच्छा, जब थोड़ी चर्बी उर्बी इकट्ठा हो गई तो इनको सनक चढ़ी, एक पार्टी बनी मुस्लिम मजलिस टाइप का, एक जलील अहमद फरीदी साहब ने पार्टी बनाई। और कहाँ पे वकार भाई वो जगह? अच्छा, लखनऊ में। जलील अहमद फरीदी डॉक्टर थे, यहाँ पे अपनी क्लिनिक उलिनिक बेच करके उन्होंने एक पार्टी बनाई, मुस्लिम मजलिस से मशावरत, मतलब मोटे मोटे मुस्लिम मजलिस समझ लीजिए। उसमें उन्होंने दलितों को मिला करके कुछ सीटें जीती, पर किसी दूसरे संबल पे लड़वाया, दूसरी बार अपने संबल पे लड़वाया, और कुछ सीटें उन्होंने निकाला। सबसे ज्यादा मुस्लिम पार्टी बना के सबसे ज्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड उन्हीं का है, और उम्मीद है कि वो टूटेगा नहीं। तो वो सनक फिर कांग्रेस से दूर हो गए लोग, अपनी पार्टी, अपना डंडा, अपना झंडा, मुस्लिम चलने लगी। जब इमरजेंसी लागू हुई, उसमें जमात इस्लामी और मुस्लिम मजलिस जनसंघ आरएसएस के साथ बहुत खुल के चली गई। वोटिंग करवाया था बिहार में, तो उसके लिए किसी एक नेता के लिए वोटिंग भी, कैंपेन भी करवाई थी उन्होंने, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा किनकी बात। जी को भी जितवाया था लोगों ने मिलकर के, मुस्लिम मजलिस ने, लखनऊ बेस मुस्लिम मजलिस थी। और वो अटल जी, आज तक जो अटल जी राजनाथ जो मुसलमानों के रिश्ते बताए जाते हैं, ये उसी टाइम के बने हुए हैं, मुस्लिम मजलिस टाइम के। और एक बड़ा नाम आजमगढ़ में था, मौलवी मसूद साहब, वो यूपी से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनाए गए थे। और हमारे यहाँ के बड़े नेक जो हैं आलमबदी साहब, वो भी उसी पार्टी से, पहले उसी पार्टी में थे। ये लोग मिल करके फिर 77 में चुनाव जीतते हैं, और वो जनसंघ, मुस्लिम मजलिस और सब लोग मिलाकर के एक पार्टी बनती है, उसका नाम बनता है जनता पार्टी। और आरएसएस जो है इनको जेल में लोटा थमाती थी। उस वक्त के बूढ़े लोगों का कहना है, अभी भी कोई ना कोई जिंदा होगा, कि बाकायदा आरएसएस जो है, इनसे तय भी हो रहा था कि तुम हमको मान लो, हम तुमको मान लें। लेकिन वो पार्टी का जो सरकार थी मोरारजी देसाई की, बहुत दिन तक नहीं चली, और वो वहां से मैं यहाँ सवाल कर लूं। ये कहा जाता है कि इंदिरा गांधी डिक्टेटर हो गई थी, और डिक्टेटर के खिलाफ हमने एक टैक्टिकल एक समझौता किया था, जैसे कि मुस्लिम लीग के साथ भी एक बार हिंदू महासभा गई थी, आपको पता होगा, आजादी से पहले जब चुनाव हुआ था। तो इस पे वो ये कह रहे हैं वो कि वो वहां पे नसबंदी करवा रही थी। नसबंदी वाला डर बड़ा ज्यादा है कि बच्चा कम हो जाएगा, तो नसबंदी वाली बात फिर जो है मीडिया को क्रश कर दिया। तो इतना बड़ा देश को खतरा था, तो इस खतरे में तो हम आपस में साथ आ गए, तो इसमें क्या दिक्कत है?
ये देखिए, मतलब ये आर्गुमेंट है उनका। जी। जैसे डिक्टेटर, अगर इंदिरा गांधी डिक्टेटर हो रही थी, हमारा कौन सा राजपाट चल रहा था? अगर वो नसबंदी करा रही थी तो हमारे कौन से सरकारी लोग थे? ज्यादातर नसबंदी सरकारी लोगों की पहले थी, पहले सरकारी लोगों की नसबंदी होनी थी, फिर उन्हीं के जिम्मे लगा था कि आप कुछ लोगों को लाकर नसबंदी करवाइए, और उसमें पैसा वैसा देते थे। उसमें ज्यादा नसबंदियां हिंदू की होनी हो रही थी, होनी थी। ये जबरदस्ती कूद के आए थे, ये जबरदस्ती कूद करके, जो इनका गुस्सा था आजादी के टाइम का, जो नफरत थी सर सैयद से लेकर के चली आ रही थी, इनको मौका मिला कि कांग्रेस को, इंदिरा को हराने का एक अच्छा टाइम आया है, तो डिक्टेटर नहीं, दुश्मन, पुरानी दुश्मन, ये लोग उसके साथ चले गए, जनसंघ के साथ, और अटल जी को विदेश मंत्री बनाया उसी टाइम पे। तो जब इन्होंने, इनकी सनक ने उनको विदेश मंत्री बनाया, हिंदुओं को लगा कि यार हम बिला वजह आरएसएस से चिढ़ रहे हैं, जब ये उनके साथ जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं। फिर धीरे धीरे उनके साथ होने लगे। 80 में फिर इंदिरा गांधी फुल फ्लैश मेजॉरिटी में आई, फिर ये लोग जो है इंदिरा गांधी के साथ हो गए, हम आपके साथ हैं। लेकिन दिल से ये कभी कांग्रेस के साथ नहीं थे। ये कड़वी सच्चाई है, उनको बुरी लगे या भली लगे। फिर जब अगली बार जब ये सरकार बनाती है, राजीव गांधी की सरकार बनती है, फिर उस तरह चढ़ती है, हम आयतल कुर्सी वाले हैं, हम कुर्सी वाले नहीं हैं, हम राजनीति को ये समझते हैं। राजनीति मतलब घटिया घटिया जुमले इस्तेमाल किए गए, संविधान के बारे में बुरा जो भी कह सकते हैं, तो मतलब कुछ भी अच्छा नहीं कहा गया उबैदुल्ला खान आजमी साहब के जरिए। और जहां तक किया कि राजीव गांधी को दबाव डाल करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलवा लिया, साबानो वाला मुद्दा, मानो वाला। अब वो तो सीधे सीधे राजीव गांधी ने इनके कहने पे फैसला किया था। बाबरी मस्जिद का ताला खुला तो उसमें जज ने फैसला दिया था, और अगर ये कहा जाए कि ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था, तो ये तो सीधे सीधे कहा जा सकता है कि इसका मतलब अदालतें जो है फ्री नहीं है, तो इल्जाम लगाना हो जाता है। अच्छा, इस लेकिन पे कुर्बान अली साहब ने एक जामिया में एक प्रोग्राम होता था गुफ्तगू नाम से, यूट्यूब पे मौजूद होगा, तो उसमें एक बात कही थी कि राजीव गांधी से समझौता हुआ था अली मियां नदवी साहब का। अली मियां नदवी और इनके बीच जो समझौता था, ये मैं नहीं कह रहा, कुर्बान अली साहब कह रहे हैं कि मैं शाहबानो वाले मुद्दे पे मैं तुम्हारे पक्ष में जाऊंगा, लेकिन तुम जब ताला खुले तो खामोश रहना। तो अली मियां नदवी, जब ताला खुला तो अली मियां नदवी का कोई बयान नहीं आया, ये उनका आरोप है कुर्बान अली साहब का। ठीक है। एक दूसरी बात, एक बात और जोड़ दूं, ये उसी में कुर्बान अली साहब बोल रहे हैं उसी डायलॉग में कि जब ईरान में रेवोल्यूशन आया, इस्लामिक रेवोल्यूशन, उससे इंदिरा गांधी डर गई थी। ठीक है, इसलिए वो जो है मुस्लिम जो कट्टरपंथी है उसके खिलाफ हो गई थी, वो ये कह रहे हैं। तो इसलिए जो है जो अशराफ वर्ग था वो इंदिरा गांधी के खिलाफ था, खिलाफ हो गया था उस दौरान से। ये दोनों बात फिर मैं इसके बाद, मुसलमान शिकार हुआ या उसे बनाया गया, काफ़ी हद तक उसका अपना भी रोल था। वो शाहबानो केस में पार्लियामेंट में डिबेट हुई, आरिफ मोहम्मद खान को कुर्बानी का बकरा बनाया गया, और उसके बाद राजीव गांधी ने वे किया कि हमारी कांग्रेस के मुसलमानों की मेजॉरिटी किस तरफ जा रही है, ज़ियाउर रहमान अंसारी, मोहसिना खिजवाई, फलाना फलाना धमाका किस तरफ है, तो वो उस तरफ झुक गए। और जो अमेंडमेंट चाहते थे उस वक्त के सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर्स, उनके प्रेशर में राजीव गांधी साहब ने वो अमेंडमेंट कर दिया। और उस दिन, जिस दिन वो पास हुआ, उसी दिन निज़ामुद्दीन में मौलाना अली मियां साहब, माफ़ कीजिएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन थे, वहाँ रुके हुए थे। वहाँ राजीव गांधी आए और उन्होंने कहा, अली मियां साहब, जैसा आप चाहते थे पर्सनल लॉ में तरमीम, वो मैंने कर दी है। अब मैं बाबरी मस्जिद का ताला खोलने जा रहा हूँ और आप खामोश रहेंगे, और ये जो मैंने अमेंडमेंट किया है इसके लिए आप एक थैंक्स गिविंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और वहाँ से ये शुरू होता है हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स का दौर, जिसकी बुनियाद। तो अंत में ये देख रहे हैं कि कांग्रेस जो थी वो लगातार मुस्लिमों के खिलाफ कुछ हरकतें, मतलब इस तरीके के बड़े बड़े फैसले लेती रही, जिसकी वजह से मोह भंग हुआ कांग्रेस के प्रति मुसलमानों का। वरना जो हम मुसलमान 47 के बाद तो उनका ऑप्शन ही नहीं था कांग्रेस के अलावा कहीं और जाने का। ठीक है फकर भाई। देखिए, पहले तो ये बार बार कहना है कि एक तो ऑप्शन नहीं था, मैंने कहा ना कि कई पार्टियां पैरेलल लगातार चल रही थी।
जिसमें कम्युनिस्ट पार्टियां थी और मुसलमानों का झुकाव कांग्रेस से ज्यादा कम्युनिस्ट तमिल मुसलमानों का। एक चीज ये जाने। दूसरी चीज 79 में रिवोल्यूशन होती है, वहां ईरान में 79 में रिवोल्यूशन आती है, और इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी 74 में लगाई थी, और 77 तक आते आते तब कोई आयतुल्ला खुमैनी को जानता भी नहीं था ढंग से। 77 में मोरारजी देसाई सरकार बन गई थी। तो इंदिरा गांधी डरी थी नहीं डरी थी, ये इनका झूठा इल्जाम है, ये अपने आप को बचाने की एक वजह है कि कांग्रेस हमारी दुश्मन थी। कांग्रेस इसलिए इनकी दुश्मन थी कि वो पसमानदाओं पे थोड़ा बहुत ध्यान दे लेती थी, खासतौर से बुनकरों का जो अटैचमेंट था कांग्रेस के साथ, ये फायदा भी लेते थे कांग्रेस से और बुराई भी करते थे। तो ये एक चीज थी। दूसरी चीज, जैसा आपने कहा कुर्बान अली का मामला, तो इस तरह की है, ये हमने खुद कई बार ये देखा है कि जो बड़े नेता मदरसों में जाते थे, वो क्या बात करते थे, न बाहर निकलने के बाद न नेता बताते थे, न उस मदरसे से कोई बात आती थी कि आप इस चुनाव में नेताजी से आपकी क्या डील हुई, चाहे वो राजीव गांधी का जमाना रहा हो, चाहे मुलायम सिंह का जमाना रहा हो, चाहे नदवा रहा हो, देवबंद हो, या जितने भी इस तरह के मदरसे पड़े हैं, उनसे क्या डील होती है ये पता नहीं लगता। तो इस तरह की कोई डील हुई रही होगी। तो ये मुसलमान जो है, ये जो अपने को इल्जाम लगाता है कांग्रेस ने ये कर दिया, ये छोटे छोटे इश्यू को ये बड़ा बना देता है। तुर्कमान गेट पे अगर कोई तोड़फोड़ हुई है, संजय गांधी ने किया, वो अच्छा था बुरा था, मुझे उस कानून के बारे में जानकारी नहीं कि उसके पीछे वजह क्या थी, लेकिन तुर्कमान पूरा भारत नहीं है। तुर्कमान गेट कहीं कोई एक फसाद हो गया, कहीं कोई, वो पूरा भारत नहीं है। लेकिन यहां जो फैसले ये लोग लेते थे वो पूरे भारत पे असर डालता था। अगर इनको कांग्रेस पसंद नहीं थी, कांग्रेस का चाल और चरित्र पहले से इन्होंने देखा था, अगर कांग्रेस पसंद नहीं थी तो इनको जिन्ना के साथ चले जाना चाहिए था। अगर जिन्ना के साथ नहीं गए तो कांग्रेस के साथ एडजस्ट करना चाहिए था, कांग्रेस से एडजस्ट करवाना चाहिए था। कांग्रेस के बारे में यह कहा जाता है कि कांग्रेस की नरमी आरएसएस के लिए भी थोड़ी नरम पड़ी, और मुसलमान जो मुसंगी हैं, जमात इस्लामी जैसी जमातें हैं, उनके लिए भी कांग्रेस ने नरमी दिखाया। आज भी अवैसी उस तरह का काम नहीं कर रही कांग्रेस, इस तरह उसको करना चाहिए। तो कांग्रेस अच्छा, मैं यहाँ पे बात टोक दूं। जैसे वो कहते हैं कि हम तो बाय चॉइस जो है इंडियन है, क्योंकि हमें तो मौका मिला था जाने का पाकिस्तान, हम लोग नहीं गए। इस पे एक बड़ा अच्छा जवाब दिया था पाकिस्तान के एक नॉन मुस्लिम ने। वो कहा था कि तब तो हम बाय चॉइस जो है पाकिस्तानी हो गए। वो हालात देखो, तुम जिस हालात में बटा था, अब उस हालात को तुम जो बाय चॉइस बना दिए हो, कि मतलब जो आपने एक तरीके से तो बंटवारा करवा दिया, और जो पाकिस्तान में जो नॉन मुस्लिम रुक गए, या जो पाकिस्तान से नॉन मुस्लिम यहाँ पे आ गए, तो उनको आप किस तरह देखेंगे? ठीक है। तो ये एक बात ये मोहम्मद यूनिस साहब पूछ रहे हैं कि वकार भाई, अशराफ मुस्लिम कांग्रेस के साथ नहीं था, तो फिर अशराफ मुस्लिम कांग्रेस में सबसे ज्यादा कैसे है और अभी तक है? और आज बीजेपी में भी अशराफ मुस्लिम लोग ज्यादा नजर आ रहे हैं। मतलब उनका कहना है कि आप कह रहे हैं कि वो अशराफ तो कांग्रेस विरोधी था, तो कांग्रेस में सबसे ज्यादा क्यों नजर आ रहे हैं? जैसे ये ड्यूअल पॉलिसी होती थी, ये कांग्रेस के विरोधी भी होते थे और कांग्रेस टिकट भी लेते थे। जहां टिकट लेना रहता तो वहां ये कांग्रेसी होते थे। जो आपने अभी बताया ना, टैक्टिकल वोटिंग, यहां से इनको जिताओ, यहां से इनको जिताओ, तो ये कांग्रेस में से टिकट लेकर के ये चुनाव जीत जाते थे और वहां ये वोट भी कर देते थे। बाकी जगहों पे जो आज कहा जाता है कि पहले भाई, फिर जो भाजपा हराई, तीसरे नंबर पे सपाई। कहा क्या जाता है कि हम सपा के दरी बिछाने वाले हैं, हम सपा पे जवानी कुर्बान करने वाले हैं। लेकिन जो दूसरा परसेप्शन ये है कि पहले भाई कोट करेंगे ये, अगर मुख्तार अंसारी बसपा से आएंगे तो मुख्तार अंसारी साथ जाएंगे, ये अकबर अहमद डब्बी जो है जिस पार्टी से होंगे उसके साथ जाएंगे। वहीं गुड्डू जमाली चुनाव जीत जाते हैं, ये आजमगढ़ सदर में ये दुर्गा के साथ जाएंगे, मुबारकपुर में ये गुड्डू जमाली के साथ जाएंगे, फूलपुर जाते जाते ये हिटलर के साथ, या मतलब जो बसपा कैंडिडेट उसके साथ हो जाते हैं। उसी तरह से जहां जहां से इनको चुनाव लड़ने का मौका मिलता था, ये वहां वहां कांग्रेसी बन के जंग को वोट करते थे, और जहां जहां इनको टिकट नहीं मिलता था
ये आराम से घर पड़े रहते थे। और कुछ लोग कांग्रेस से पैसा लेकर के नौकरी के टाइप में, न कांग्रेस जो पैसे बांटती, चुनावी जो खर्चे होते हैं उसमें वो निकल जाते थे थोड़ा बहुत। हमने देखा है, वो कांग्रेस के साथ कभी भी दिल से नहीं थे ये। अच्छा जैसे सुभाष ठीक है। साहब भी दिल से। अच्छा, अब ये 1990 से आया था।